नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के समय किसे आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन में सामाजिक वातावरण को, विषय वस्तु एवं छात्र दोनों को, केवल विषय वस्तु को, केवल छात्र को। तो देखिए शिक्षक को जो है कक्षा कक्ष में शिक्षण के समय किसे आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को जो है कक्षा कक्ष में विषय वस्तु एवं छात्र दोनों को जो है आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए कक्षा कक्ष में जो है शिक्षक को पढ़ाना भी होता है विषय वस्तु को, तथा जो है कक्षा कक्ष में जो है अनुशासन बनाए रखना भी जो है शिक्षक का ही कार्य है। क्योंकि देखिए छात्र पर जब तक ध्यान नहीं रखेगा तब तक वो अनुशासन बना नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो है कक्षा कक्ष में शिक्षक को विषय वस्तु तथा छात्र दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में समय सारणी, शिक्षक, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है, तो समय सारणी को कहा जाता है। क्योंकि देखिए विद्यालय का प्रबंधन जो है समय सारणी के अनुसार ही चलता है। आपको बता दें, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई मान लीजिए स्टूडेंट है या फिर कोई छात्र छात्राएं हैं, तो वो समय सारणी का पालन करके ही विद्यालय आते हैं। या प्रिंसिपल से लेके मान लीजिए कोई भी सहायक शिक्षक है या सफाई कर्मी है, सभी आपको जो है समय सारणी का पालन करते हैं। तो इसीलिए जो है विद्यालय का दर्पण समय सारणी को कहा जाता है। आप सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए विद्यालय की जो है आत्मा शिक्षक को कहा जाता है और विद्यालय का हृदय जो है पुस्तकालय को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय का कार्य है। तो ऑप्शन में श्यामपट्ट कार्य, सांस्कृतिक कार्य, शिक्षण कार्य, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है विद्यालय का कार्य कौन कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि विद्यालय के देखिए कक्षा कक्ष में जो है श्यामपट्ट कार्य होता है। उसके बाद देखिए विद्यालय के जो असेंबली हॉल कहिए या जहाँ असेंबली हॉल नहीं है वहाँ जो है विद्यालय के खुला प्रांगण में जो है सांस्कृतिक ये गतिविधि या सांस्कृतिक कार्य होता है। उसके बाद कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य भी होता है। यानी जो है विद्यालय का ये सभी कार्य यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी बालक कब से सीखना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन में है जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है, जब वो बोलना शुरू करता है, जब वो घर से बाहर निकलता है, अपने जन्म से। तो देखिए कोई भी बालक या व्यक्ति सीखना कब से प्रारंभ करता है, तो वो अपने जन्म के साथ ही जो है सीखना प्रारंभ करता है, ठीक ना। और जीवन पर्यंत सीखते रहता है, ठीक ना। आपको बता दें कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, और अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षण में कौन बच्चों में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन में हमेशा दंड देना, उदाहरण सहित शिक्षण कौशल, प्रोत्साहन देना, आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया। तो देखिए विद्यालय में जो है शिक्षण में कौन बच्चों में नकारात्मक प्रभाव डालेगा, तो हमेशा दंड देना, ठीक है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए यदि आप एक शिक्षक है और विद्यालय में जो है उदाहरण सहित अगर शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है बालक पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखिए किसी बालक को अगर अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं, उससे भी जो है बालक में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते हैं यानी आप सभी को समान रूप से शिक्षा देते हैं, किसी बालक में जो है भेदभाव नहीं करते हैं, तो यह भी जो है बालक और बालिकाओं में जो है आपको सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। इस पे आप जो है बस छोटा सा अमाउंट 99 रुपया पेमेंट करके आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और हम जो है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन का नोट्स तैयार किए हुए हैं और हमारे नोट्स से आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए आप मेरा नोट्स जरूर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में 40, 50,
60, 70। तो देखिए सामान्य कक्षा कक्ष में जो है छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 40 होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो है कक्षा कक्ष का आकार कैसा होना चाहिए, तो छात्रों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। यह नहीं कि मान लीजिए आपके कक्षा कक्ष में जो है 40 बच्चों के बैठने की ये आवश्यकता है, ठीक है, मगर आप उसे जो है 10 बच्चा के लायक बनाए हैं, तो वह भी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की यह गलत धारणा है। तो इसीलिए जो है चाहे आपको असेंबली हॉल हो, मध्याह्न भोजन की मात्रा हो या कक्षा कक्षा आकार हो, यह सभी आपको जो है छात्रों की संख्या के अनुरूप ही बनना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम कैसे होता है, तो ऑप्शन में सक्रिय रहकर, निष्क्रिय रहकर, शांत रहकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम कैसे होता है, तो अधिगम जो है सक्रिय रहकर, चाहे आप किसी भी रूप में हैं, सोए हुए भी हैं, मगर आप मानसिक रूप से अगर सोने में भी जगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप आंख मूंद के सोए हुए हैं मगर सक्रिय रूप से आपका मन जगा हुआ है, तो आपके पास कोई ना कोई अगर गतिविधि होता है तो आप उससे कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं। तो कोई भी अगर मान लीजिए सीखने का कार्य होता है, क्योंकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो देखिए सीखने का कार्य में जो है आपको सक्रिय रूप से रहना होगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई बालक प्रतिभाशाली है, यह किससे मापा जाता है, तो ऑप्शन में मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी बालक प्रतिभाशाली है, यह किससे मापा जाता है, तो बुद्धि लब्धि से, ठीक है, यानी आईक्यू से। अब आपको बता दें कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। और आपको बता दें कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षा नीति के तहत ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन में नई शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986, नई शिक्षा नीति 2020, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस शिक्षा नीति के तहत जो है ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई थी, तो नई शिक्षा नीति 1986 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना की शुरुआत जो है 1987 में हुआ था, ठीक ना। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति जो है, पहली नई शिक्षा नीति 1968 में आया था, और दूसरी नई शिक्षा नीति 1986 में आया था, और तीसरी नई शिक्षा नीति जो है 2020 में आया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में पठन विकार, लेखन विकार, गणितीय विकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग में से जितना भी हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स में जितने भी बच्चा हमसे लिए हुए हैं सभी उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपको गर्दा उड़ना चाहिए। तो देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो ये जो है पठन विकार यानी पढ़ने के विकार से संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए आपको बताएं कि डिसग्राफिया जो है लेखन विकार यानी लिखने के विकार से संबंधित है। उसके बाद देखिए डिसकैलकुलिया जो है गणितीय विकार यानी गणित के विकार से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, यानी राइट टू एजुकेशन। तो देखिए ऑप्शन में 2001, 2004, 2009, 2014। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन कब आया था, तो 2009 में आया था। और जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू कब से हुआ, तो 2010 से जो है इसकी शुरुआत हुई या लागू हुआ, ठीक ना। आपको बता दें कि इस अधिकार अधिनियम के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात मौलिक अधिकार के तहत की गई है। और आप अब सभी ऑप्शन को बता देते हैं। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। उसके बाद देखिए आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत जो है 2004 में हुई है। और पढ़े भारत और बढ़े भारत अभियान की शुरुआत जो है 2014 में हुई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नूतन काल का विद्यालय किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नूतन काल का विद्यालय किसे कहा जाता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र को कहा जाता है। आपको बता दें कि नूतन काल किसे कहा जाता है, तो बालक के जो है शिशुअवस्था को नूतन काल कहा जाता है। और शिशुअवस्था की अवधि जो है 1 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तो देखिए 1 से लेकर 6 वर्ष तक में जो बच्चा अगर कहीं पढ़ने जाता है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है। और जब 6 वर्ष पूरा हो जाता है तब वो जो है प्राथमिक विद्यालय में जाता है। इसीलिए जो है नूतन काल का जो है विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग के लिए कौन एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो ऑप्शन में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, वित्त लेकर शिक्षा, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, नागरिक अधिकार। तो देखिए वंचित वर्ग, जैसे मान लीजिए वंचित वर्ग में कौन आता है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ठीक है।
तो इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कौन है, तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि देखिए वंचित वर्ग के जो है शिक्षा के उत्थान के लिए जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 के क के तहत जो है मौलिक अधिकार में जो है यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है सरकार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रबंधन के लिए विद्यालय में क्या होना अति आवश्यक है, तो ऑप्शन में शौचालय, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। तो देखिए विद्यालय के प्रबंधन के लिए विद्यालय में क्या होना अति आवश्यक है, तो कार्यालय होना आवश्यक है। इसे इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि कार्यालय का प्रधान कौन होता है, तो कार्यालय का प्रधान जो है प्रधान अध्यापक होता है। उसके बाद देखिए विद्यालय में जो है मल मूत्र त्याग करने के लिए शौचालय की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए विद्यालय में जो पुस्तकालय की जरूरत किसके लिए होती है, तो जिस बालक को जो है पुस्तक की कमी है, जो मान लीजिए अपने उसके माता पिता पुस्तक नहीं दे पाते हैं, तो उस बच्चों को जो है पुस्तकालय से पुस्तक प्रदान किया जाता है। और आपको बता दें कि विद्यालय का हृदय जो है पुस्तकालय को कहा जाता है। उसके बाद देखिए विज्ञान की जो है ज्ञान को, ठीक ना, विद्यालय में मान लीजिए जो भी सर अगर विज्ञान के विषय पढ़ाते हैं तो उस ज्ञान को जो है व्यवहारिक रूप प्रदान करने जो है विद्यालय में प्रयोगशाला होना चाहिए, क्योंकि प्रयोगशाला जो है व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पहले का शिक्षा आयोग कौन है, तो ऑप्शन में वर्धा आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, उनमें से सभी। तो देखिए स्वतंत्रता के पहले का शिक्षा आयोग कौन है, तो कौन हो जाएगा जी, वर्धा आयोग हो जाएगा। क्योंकि देखिए वर्धा आयोग की नियुक्ति जो 1937 में हुआ था। उसके बाद सभी देख लीजिए मुदालियर आयोग की नियुक्ति जो है 1952 में हुई है, और कोठारी आयोग की नियुक्ति जो है 1964 में हुई है। तो इसीलिए जो है स्वतंत्रता के पहले का शिक्षा आयोग कौन हो जाएगा, तो वर्धा आयोग हो जाएगा। और आप लोग को बता दें कि अभी देखिए लगभग कितना 3 बजने जा रहा है, रात का 3 बज रहा है, यानी इस समय हम आप लोग के लिए ये सुबह वाला वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी देखिए दिन में भी काम करना, रात में भी काम करना, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग खुद के लिए कम से कम 10 से 12 घंटा मेहनत जरूर कीजिए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप लोग को फुली गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि देखिए आपको अगर फुली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो मेरा पढ़ाना बहुत ही सफल रहेगा, क्योंकि उसमें जो है फ्री में नामांकन होता है, मात्र 11,000 रुपया लेके आपका बीएड हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के आसपास 100 मीटर के दायरे में क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन में शराब की दुकान, खैनी की दुकान, जुआ का अड्डा, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय के आसपास जो है 100 मीटर के दायरे में जो है इनमें से सभी नहीं होना चाहिए, यानी जो है शराब की दुकान भी, खैनी की दुकान और जुआ का अड्डा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये जो है आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है कानून का उल्लंघन है, इसके तहत जो है सजा का प्रावधान किया गया है। अब चलिए अगला का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चा अधिक सीखता है, तो ऑप्शन में जटिल से सरल, सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि किस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चा अधिक सीखता है, तो सरल से जटिल, यानी जो है आसान से आप उसको जटिल की ओर ले जाएंगे तब बच्चा उसमें रुचि के साथ पढ़ता है। ये नहीं कि आप जटिल एक बार ही भारी पढ़ाएंगे बच्चा को रुचि ही खत्म हो जाएगा। या जैसे जो चीज़ नहीं जानता है, अमूर्त में क्या हो गया कि जो चीज़ नहीं जानता है आप उसको पहले बताते हैं, फिर वह क्या सीखेगा, उसको रुचि ही नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा कैसा देना चाहिए अगर कहा जाए तो मूर्त से अमूर्त, यानी उसके जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान है पहले पूर्व ज्ञान से व्यवस्थित करके, ठीक है, जोड़कर उसे जो है अब यानी जो है करंट का ज्ञान देना चाहिए, यानी मूर्त ये से अमूर्त हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है, तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो देखिए सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है जी, तो केरल है। और आपको बता दें कि केरल की जो है शिक्षा परसेंट जो है 97% है, ठीक ना। और सबसे जो है पिछड़ा राज्य कौन है शिक्षा में, तो अपना प्यारा बिहार है, ठीक ना। अब आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन है, तो रोहतास है। और सबसे ज़्यादा पिछड़ा जिला शिक्षा में कौन है, तो पूर्णिया जिला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का कौन सा रूप है, तो ऑप्शन में समाज का छोटा रूप, समाज का मध्यम रूप, समाज का बड़ा रूप, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय समाज का कौन सा रूप है, तो आपको बता दें कि विद्यालय जो है समाज का सबसे छोटा रूप है, ठीक ना। और आपको बता दें कि चाहे परिवार की बात की जाए, कोई प्रॉपर स्थान की बात की जाए, तो समाज का सब छोटा ही रूप होता है। अगर आपको पूछे कि परिवार जो है समाज का कौन सा रूप होता है, तो परिवार भी जो है समाज का छोटा ही रूप होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का शैक्षणिक विकास कहाँ होता है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम हिंट कर देते हैं, तो दो ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिए, बालक का शैक्षणिक विकास का स्थान हो जाएगा पहला विद्यालय और दूसरा ले लीजिए परिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और देखिए, हमें बहुत नींद आ रहा था, फिर भी हम जो है किसी तरह आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।